नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं कमाई की, फंडिंग की, उसके सोर्स, उसके जरिए की। अब आप और मैं, हम जो आम आदमी हैं देश के, हमें अपनी कमाई का, अपनी पाई पाई का हिसाब देना होता है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपस में लिंक होने चाहिए और ये लिंक बैंक से भी होने चाहिए, और तब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, नोटिस आ जाता है, अरे भाई ये कमाई कहां से आई, बताइए, ये कहीं काला धन तो नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, रीरूटिंग तो नहीं हो रही, अरे किसी आतंकवादी संगठन से पैसे तो नहीं ले लिए, अपराध से तो नहीं जुड़े हैं। ये तमाम सवाल से आम आदमी दो चार होता है। लेकिन आज मैं कमाई की बात क्यों कर रहा हूं, फंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है, अकूत पैसा है राजनीतिक दलों पर। हमारी राजनीति में धन बल एक कड़वी हकीकत है। उसी के सहारे पार्टी मजबूत भी होती है, प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए झोंक दिए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा है, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000, दोहरा रहा हूं। जबकि 1998 में, 21 साल पहले, खर्च का अनुमान 9,000 करोड़ था। 9,000, 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, यह अनुमान है। और इसका बायस ऊपर की तरफ ही हो सकता है, इससे भी ज्यादा हुए होंगे, बहुत से जानकार ये भी मानते हैं। पर मैं राजनीतिक दलों की फंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? जब आपकी मेरी पाई पाई का हिसाब लेती है सरकार, और सरकारें कौन बनाता है? राजनीतिक दल, जो सत्ता में आया उसकी सरकार। तो वो क्या इसका हिसाब देती हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी, भाई हिसाब दीजिए। वहां पर देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, यानी कि अटॉर्नी जनरल, वो क्या कहते हैं? नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई लगाई गई थी कि भाई बताइए कितने पैसे कहां से आए, किसने दिए। नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आप कौन होते हैं भाई पूछने वाले कि राजनीतिक दलों के पास कहां से पैसा आ रहा है, किसने दिए, कितने दिए। नागरिक बेहतर चुनाव करने के लिए उम्मीदवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जान सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब तर्क है। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बताएगा, वो भी गलत बता देते हैं, कुछ होता नहीं है। वो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देगा, आमदनी कहां कहां से आ रही है रेगुलर, वो बताएगा, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बताएगा। पर जिस पार्टी से वो खड़ा हो रहा है, उस पार्टी के पास कितने पैसे हैं, वो पार्टी नहीं बताएगी। ये जी मौलिक अधिकार ही नहीं है। और ये तब जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, दो बार ये कह चुका है कि भाई ये ब्यौरा दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को बंद सील कवर में इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की डिटेल्स दें। अब मैं बॉन्ड वाले खेल पर आता हूं। ये 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, कि पारदर्शिता आएगी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर। जी कैश में डोनेशंस आती थी, दान आता था, गड़बड़ झाला चलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप पैसे दे सकते हैं और पार्टियां ले सकती हैं। ये 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स हो सकते हैं। कोई भी नागरिक या कॉरपोरेट घराना खरीदेगा, दे देगा जिस पार्टी को देना चाहता है।
ये 10 दिन के लिए विंडो खुलती है, ये खिड़की खुलती है हर साल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, 4 महीने हैं ये। और चुनावी साल में ये 30 दिन की विंडो भी बन जाती है। और जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, अब जो आंकड़ा जिस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, 13,768 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है पॉलिटिकल पार्टीज को। 13,768 करोड़। इसमें बीजेपी के खाते में गए 5,271 करोड़, 952 करोड़ गए कांग्रेस को, 767 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को, एनसीपी 64 करोड़, टीआरएस अब बीआरएस हो चुकी है 383 करोड़, टीडीपी 112 करोड़, वाईएसआरसी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 330 करोड़, बीजू जनता दल 622 करोड़, डीएमके 431 करोड़। और इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा ये कि मार्च से अप्रैल 2019 चुनावी जब शंखनाद हो चुका था, 1/4 से ज्यादा पैसा उस वक्त गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। 26% से भी ऊपर का पैसा, 26.26 मार्च से अप्रैल 2019। अब थोड़ा सा डिटेलिंग मैं आपको और दे दूं। 2019-20 में इस 13,000 करोड़ में से 2,555 करोड़ बीजेपी के खाते में गए, 100 तृणमूल कांग्रेस के, 318 करोड़ कांग्रेस के। पर अभी भी स्थिति आपके सामने साफ नहीं हुई होगी। भाई कॉरपोरेट घरानों ने दे दिए, तो उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे? ऐसी क्या छिपम छिपाई है? ऐसी कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगी हुई है? और इसमें खेला क्या है? हमारे देश में जनवरी 2017 में 1500 राजनीतिक दल थे और सितंबर 2021 में, पौने 4 साल में, यह आंकड़ा बढ़कर 2,858 हो गया। अब खेल समझिए आप, पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, बॉन्ड से पैसे मंगवा लीजिए, जानकारी किसी को देनी नहीं। अब उधर से चेक ले लिया, इधर से कैश पकड़ा दिया। कालाबाजारी, हवाला, रीरूटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और किससे पैसा आ रहा है यह हमें मालूम नहीं। जिन्हें हम चुन रहे हैं, जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। क्यों बढ़ गई ये पार्टियां? इतनी कैसे बढ़ गई? लगभग दोगुनी हो गई। 97.83% की वृद्धि। और खेल यही नहीं रुकता है, खेल एक और है। चंदे का खेल अभी भी चल रहा है। 20,000 रुपए तक आप चंदा दे सकते हैं और उसमें कोई खाता बही मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई खाता बही नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल कहे वही सही। 20 करोड़ रुपए से ऊपर भी चंदा नहीं होना चाहिए। यह 1 फरवरी 2017 सरकार ने खुद गुमनाम फंडिंग की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए की थी, ठंडे बस्ते में है। सितंबर 2022 को राजनीतिक चंदे को 20,000 से घटाकर 2,000 कीजिए, चंदा 20 करोड़ से ज्यादा कैश में ना हो, कोई कार्रवाई नहीं। तो खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। आप उम्मीदवार हैं, विधानसभा भी चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा भी आ जाएंगे, 40 लाख रुपए या 70 लाख या 95 लाख रुपए की सीमा रखी गई है, वो उम्मीदवार के लिए। पर पार्टी अपना खर्च करती रहेगी और वो कितना कर रही है उसकी कोई सीमा तय नहीं है। तभी आप देखते हैं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेता सब चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहे हैं। एक ही जगह 4 नेता जाते हैं, चारों चार्टर्ड फ्लाइट लेते हैं। 5 सितारा 7 सितारा
नुमा हेडक्वार्टर्स राजनीतिक दलों के बने हुए हैं। नहीं जी, राजनीति में खर्च बहुत होता है, कार्यकर्ताओं को खान पान है, लॉजिस्टिक्स हैं, दफ्तर मेंटेन करना है। आम आदमी को घर चलाने में क्या खर्चा नहीं होता? आम आदमी कह दे आपका क्या हक, आप क्यों मांग रहे हैं मेरी फंडिंग की जानकारी? जैसे आप नहीं देते मैं भी नहीं देता। और आप हैं कौन? मैंने आपको चुना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम हैं जनता जनार्दन। हम आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं संसद में, जहां आप कानून बनाएं। कानून आप हमें बचाने के लिए बनाएंगे या अपने पैसे को बचाने के लिए बनाएंगे? ये कौन सा लोकतंत्र, कौन सा प्रजातंत्र है? इसी पर आज चर्चा होने वाली है। और चुनावी मौसम है, यह चर्चा बहुत अहम और गंभीर हो जाती है और इसे कम ही लोग करते हैं। यह भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में आज का सीधा सवाल क्या? आम आदमी की पाई पाई का हिसाब, पार्टियों की फंडिंग बंद किताब। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, ये वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी, देश के जाने माने वकील के मनन, और इस पैनल के सबसे अहम सदस्य जगदीप छोकर साहब, संस्थापक हैं एडीआर के, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये भी याचिका करता है, आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगते घूम रहे हैं और अब से नहीं सालों से ये मुहिम, पारदर्शिता की मुहिम चला रखी है। पर मौलिक अधिकार ही नहीं है जगदीप छोकर साहब आपका ये जानने का कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग कहां से होती है, कौन करता है, कितनी करता है। ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब ने तो ये लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में, परसों या कल शाम को उन्होंने जमा किया था। इनसे पहले भी एक और अटॉर्नी जनरल थे, श्री पी वेणुगोपाल। उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कही थी। मैं उस वक़्त कोर्ट में ही था और जब उन्होंने ये कहा तो कोर्ट में एक्चुअली सन्नाटा सा हो गया था कि ये क्या कह रहे हैं। इसकी सिंपल सा जवाब ये है कि आपने खुद ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक जो लोग चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं उनके बारे में मतदाताओं को सब कुछ जानने का अधिकार है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक बैकग्राउंड और उनकी आपराधिक बैकग्राउंड, ये जानने का अधिकार तो है। उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी संपत्ति है, ये जानने का अधिकार है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां ये फैसला करती हैं कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन नहीं होगा, उन पॉलिटिकल पार्टियों में जानने के बारे में जानने का अधिकार बकौल अटॉर्नी जनरल साहब के जनता को नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है और इसके बारे में आज भी दिन भर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और कल भी होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। बाद में फैसला पहले रिजर्व होगा। एक और ऑब्जर्वेशन जो आई है छोकर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में पूरी डिटेल्स दें राजनीतिक दल। क्या ये देंगे या ये दरअसल राजनीतिक जमात की एक मिली भगत है, सबके दाढ़ी में तिनका है, कोई भी नहीं देने को तैयार जानकारी? देखिए, ये बात जो सील बंद लिफाफे में सूचना देने की बात थी, ये एक पहली हियरिंग में कहा गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये सूचना इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए और वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने सील बंद लिफाफे वहाँ भेजे हुए हैं, उनके पास रखे हुए हैं। आज जो सवाल उठा था वो ये था कि क्या ये उसी तारीख तक देनी थी कि उसके बाद भी देनी थी।
तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये था कि आप ये देते रहिए, ये किसने कहा था कि उसी दिन तक देनी है, उसके आगे नहीं देनी। तो इस पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अपने वकील से पूछ के आपको कल बताऊंगा। लेकिन ये सील बंद वाली जो बात है ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी को ये पता नहीं होना चाहिए कि किसने उनको दिया है पैसा। अच्छा। लेकिन हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें बताओ किसने दिया है। अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ उस लिफाफे में ये लिख के दे दें कि जी हमें तो नहीं पता किसने दिया है, हमें इतना पैसा मिला है, तो उनको आप कानूनी तौर पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहे कि भाई हमने सुबह अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोला और एक लिफाफा पड़ा हुआ था, उसमें 200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे, बॉन्ड पे किसी का नाम तो होता नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये उनको सील बंद लिफाफे में सूचना पॉलिटिकल पार्टियों से मांगना, ये मेरे ख्याल में कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर उनको सूचना चाहिए है सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगनी चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक एजेंसी है मतलब जिसके सब पास गोल ये गोल इत्तला घूम है। रहे हैं क्या? गोल गोल घूम रहे हैं क्या भाई? ये 13,000 करोड़ रुपया ये सारा जायज पैसा है, या ये हवाला हो रहा है, या काला धन कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में? आतंकी संगठनों का पैसा तो नहीं है? क्या ये जानकारी नहीं होनी चाहिए? जब आम आदमी से ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, राजनीतिक जमात में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? देखिए, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं इस पे ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हमने ये सब अपनी पिटीशन में लिख के दिया हुआ है कि हमने क्या दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी जब ये स्कीम शुरू की गई कि ऐसी स्कीम होगी तो इससे शेल कंपनियों के बनने का खतरा है, और कोई भी फॉरेन कंपनी देश में कोई अपनी सब्सिडरी बना दे और उसके थ्रू पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को देती रहे। पहले एक कानून था कि कोई भी कंपनी जो मुनाफा कमा रही है सिर्फ वो दे सकती है, और वो अपने प्रॉफिट का 7.5% दे सकती है। वो 7.5% की लिमिट भी ख़त्म हो गई। एक ये प्रावधान था कि हर कंपनी जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देगी उसको बताना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया और कितना गया। वो प्रावधान भी ख़त्म हो गया है। चुन चुन के 5 कानूनों में बदलाव किए गए थे ताकि किसने किसको कितना पैसा दिया इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो, सिवाय स्टेट बैंक को पता होगा। और स्टेट बैंक से ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर स्टेट बैंक को पता है, स्टेट बैंक सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक कोई सूचना फाइनेंस मिनिस्ट्री से पीछे नहीं रख सकता, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता लगेगा तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पार्टी को भी पता लगेगा। उस वक़्त भी ये इम्कान था कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग बंद हो जाएगी, और ये पिछले 5 साल में इसको ये साबित हो गया है। ये तो हमने देखा कि ना, करीब मार्च से 70% अप्रैल फंडिंग 2019 के बीच 26% से ज्यादा इस 13,000 करोड़ का वो आया राजनीतिक दलों के पास, और उसमें 2,555 करोड़ सबसे ज्यादा बीजेपी के पास आया, 318 करोड़ कांग्रेस के पास आया। तो सत्तारूढ़ पार्टी को इसमें फ़ायदा है, और इसी वजह से इसमें जो कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। और जो भी पार्टी सत्तारूढ़ है, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी वार्टी में खराब नहीं, अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके तो पवारे, और तो बाकी इसीलिए जो है हम वो देखते अपना हैं देखते बीजू रहे जनता कहाँ से पैसा दल, आएगा। जो राज्य में सत्तारूढ़ दल हैं, बीजू जनता दल, YSRC, BRS, DMK, इनके पास भी बहुत ज्यादा फंड्स आ रहे हैं, बाकी दलों के पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर महेश वर्मा, ऐसी गोपनीयता क्यों? मेरे पास एक ये आर्टिकल है 7 जनवरी 2018,
अरुण जेटली उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा। शीर्षक था वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर नेसेसरी, इनकी जरूरत क्यों है। 2-3 लाइन पढ़ता हूं। द सोर्सेज आर अनोनिमस और pseudonymous. The quantum of money was never disclosed. The present system ensures unclean money coming from unidentifiable sources. It is wholly non-transparent system. कोई पारदर्शिता नहीं, कहां से गड़बड़ झाले का पैसा आ सकता है उस पर कोई अंकुश नहीं, कितना पैसा किसने दिया कोई जानकारी नहीं। क्या बदला? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी तो वही कर रहे हैं। सरकार बता रही है मौलिक अधिकार ही नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांग ही नहीं सकते आप। क्यों भाई? और उस चीज को संदीप भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इंडोर्स किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान पीठ को भेजा कि भाई अगर ऐसा व्यवस्था है, कानून में ऐसा व्यवस्था है 1951 के 29A में अगर ये प्रोविजन है और उस प्रोविजन के तहत अगर कोई बदलाव हुआ और उस बदलाव के तहत अगर ये कुछ ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो अटॉर्नी जनरल है उनके सुझाव को मानते हुए और संविधान पीठ को रेफर किया है कि आप इसको देखिए। एक बात। दूसरी बात संदीप भाई कि अगर मान लीजिए एडीआर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन 2 और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें हाथ धोते हुए कहीं नजर आ रही है। एक तो कांग्रेस है, दूसरा मुझे थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की याचिका या एडीआर की याचिका या अन्य पार्टियों की याचिका का कहीं पे हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई सुधार का पहल अगर सुप्रीम विरोध कहां कर रहे हैं? जानकारी साझा नहीं कर रहे। ये बताने में कौन सी आफत आ जाएगी देश में? ये 13,000 करोड़ रुपए किसने दिए, कितने दिए? ये आपको किसने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि आफत आ जाएगी या हम इस चीज के लिए जो है वो तैयार नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। चुनाव आयोग के पास अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल तो देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, वो सरकार के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी वकील कह रहा है नहीं जी मौलिक अधिकार नहीं है ये। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप जो है सरकार क्या समझते हैं? सरकार का मतलब एक जो प्रधानमंत्री के लीडरशिप में या उनकी अध्यक्षता में जो चीजें चलाई जाती है, जो शासन प्रशासन है, वही एक सरकार है। चुनाव आयोग उसके भी अटॉर्नी जनरल भी होता है, वही होता है जो सरकार का होता है। चुनाव आयोग के पास अगर कोई ऐसा एक्ट है उसके तहत ये फंडामेंटल राइट्स के तहत अगर ट्रीट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी आनाकानी क्यों? सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? पहल है ये बात पूछता ना, आज जो आप बात समझ रहे हैं या जो सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर, ये बात सुप्रीम कोर्ट भाई आम आदमी से पाई का आप हिसाब लेते हैं। आम आदमी तो पाई का हिसाब दे और राजनीतिक दल अपनी कमाई का हिसाब ना दें। आप सुन लीजिए, आपने अरुण जेटली जी को कोट किया, बहुत अच्छा। जब अरुण जेटली जी इसको बजट में कहीं इंडक्ट करके और इंट्रोड्यूस किए उस समय हालात ये थे संदीप भाई कि 80% नकदी दिखाया जाता था और 20% जो है वो सफेद दिखाया जाता था, यानी काला धन जो है सबसे ज्यादा उस समय होता था। उसका नतीजा क्या रहा कि आज वो रिवर्स हो गया। आज मैं आपको बताऊं कि एसबीआई रिवर्स हो गया। 60,000 करोड़ रुपए का अनुमान है 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए। ये तो 13,000 करोड़ की बात है, पर यह भी नहीं बताया जा रहा। और बाकी वो कैश वाला काम तो वो चल ही रहा है। 20,000 की लिमिट को 2,000 किया गया था, वो ठंडे बस्ते में है। अरे साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये इनिशिएटिव किया, उसमें सुधार की अगर कोई गुंजाइश है हम सबके साथ है। पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम भी वहीं खड़े हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट, हम वो काम नहीं करने जा रहे हैं ना जो 1974 में कांग्रेस ने चंदे के बताने में दिक्कत क्या है? बताने में दिक्कत क्या है? ये गुमनामी का चोगा क्यों 1975 को याद डाला जा रहा है? गुप्ता बनाम चावला में क्या हुआ 1975 में? श्रीमती गांधी ने क्या किया? आप इतिहास बहुत पढ़ाने लगते हैं, वर्तमान में जीना बीजेपी ने लगता है छोड़ दिया है। आप इतिहास और भूगोल पे जाएंगे नहीं और आप हमें कटघरे में खड़े इतिहास और भूगोल। अरे भाई, वर्तमान में बताने में दिक्कत क्या है?
मुझे एक मिनट, वर्तमान में अलका बता लांबा, रहे, जो अलका लांबा, कानून अलका लांबा को जो लाइए कानून स्क्रीन आपको पर। अनुमति नहीं देता उससे क्या मतलब है? एक मिनट, अलका लांबा को स्क्रीन पर लाइए। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की एक सदस्य, वो याचिका करता है इस मामले में। या संदीप जी, तो ये जो आपको जो पॉलिटिकल डोनेशंस मिले हैं, बीजेपी को ज्यादा मिले पर आपको भी मिले हैं, बिल्कुल जो आंकड़ा है 952 करोड़ का, बिल्कुल आप कर दीजिए सार्वजनिक, कहां से मिले। 900, बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, एडीआर के फाउंडर ने क्या बताया? क्या कांग्रेस चाहकर भी नाम बता सकती है? नहीं, क्योंकि वो नाम कांग्रेस को नहीं पता है। वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसने बनवाया ये एसबीआई और सरकार को ही पता है। हमें पता होता हम बता देते। इसलिए एडीआर के जो फाउंडर है उन्होंने कहा कि ये जानकारी पार्टियां नहीं दे सकती, पार्टियों से मांगकर आप गलत कर रहे हैं। ये पार्टी चुनाव आयोग को पार्टियों से मांगने की बजाय एसबीआई और सरकार से मांगनी चाहिए। 2017 में अरुण जेटली जी मनी बिल लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है, राज्यसभा में यह गिर जाएगा, इसलिए मनी बिल आया और लोकसभा में बहुमत पास करवा ले गए। 2016 में नोटबंदी होती है, 2017 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड आता है, और उसके बाद क्या, जो शेल कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, हमारे भी तो वही आरोप है। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, हम बार बार पूछ रहे हैं। क्या वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा के चंदे में गया है? कुल चंदे का 60%, लगभग 60% भाजपा के खातों में गया है। हमारी भी चिंता वही है। आपके जो आप सुनने वाली ऑडियंस है, जो मतदाता भी है, नागरिक भी है, उससे उसके जानने के अधिकार को छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जानने का अधिकार, सूचना के अधिकार कानून को कमजोर कर दिया है। वो अब बेकार रद्दी की टोकरी में चल गया है, क्योंकि आप कोई जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों की जानकारी को सार्वजनिक कर रहे हैं। उनका आधार, उनका पासपोर्ट, उनके फोन नंबर बिक्री के लिए। मैं नहीं कह रही, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट जो है आज खुलासा करती है कि 80 करोड़ लोगों की जानकारियां बिकने के लिए वेबसाइट पर खड़ी हुई हैं। सरकार मौन बैठी हुई है और हमने विरोध किया। एडीआर वही कर रहे सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस चाहती है, या हमारा याचिका करता चाहता है। इनसे तो यह भी पूछा था कि कोरोना महामारी में पीएम केयर फंड जो था उसकी जानकारी के लिए पूछा, तो बोला पीएम केयर फंड तो निजी है, सरकार से कोई लेन देन ही नहीं है उसका। सो हमारी भी वही चिंता है कि भाजपा को जो आज कंपनियां जो है, चाहे वो भू माफिया हो, आपका मुंबई का धारावी की झुग्गियां किसने खरीद कर बिल्डिंग खरीदनी है, एक ही पूंजीपति मित्र है, अडानी नाम है। पोर्ट से लेकर, बंदरगाह से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, पावर कंपनियों से लेकर, एक पूंजीपति मित्र के हाथ में सब कुछ है। और हम बिल्कुल देश को जानने का हक है कि उस पूंजीपति मित्र ने सत्ताधारी भाजपा को कितना चुनावी चंदा दिया और उसके बदले में उस पूंजीपति मित्रों को मुझे भी कितना यहाँ अतीत में जाना पड़ेगा। लाभ इस अलका, मुझे भी थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी तो हर कोई सत्ता में जो होता है, आप होते 2019 में, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा आते, या उससे पहले जब आपकी सरकारें भी रही तो कैश का खेल चलता था, नगदी का खेल दुनिया भर का चलता था। और एक पार्टी तो ऐसी भी थी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक पार्टी ऐसी थी उसको किसी ने 20,000 से ऊपर का चंदा ही नहीं दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए का पार्टी फंड दिखा दिया और कहा जी किसने दिए, कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दिए, 20,000 से ऊपर किसी ने नहीं दिया, हमने कोई खाता नहीं रखा। आप जानती हैं मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे ये बताइए, 1947 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव हुआ, तब से लेकर सिस्टम को दुरुस्त करने का काम, कमियां पहले भी थी अब भी होंगी, और दुरुस्त करने का काम, पारदर्शिता का काम, जवाबदेही का काम, ये निरंतर जारी रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से काला धन आना था ना, वो काला धन आया देश के बैंकों में, आरबीआई के पास। आरबीआई ने, आपने खुद बताया, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और आरबीआई ने इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जो है वो बिल्कुल गलत और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला, काले धन को बढ़ावा देने वाला, टेरर फंडिंग आप बोल रहे हैं, बिल्कुल चिंताजनक है। ये आरबीआई के शब्द हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, जो है पैसा इस पे टैर लगा रही। मैं वही कह रही हूं, 3 बड़ी संस्थाएं हैं, तीनों ने इसको गलत ठहराया, लेकिन उसके बाद सत्ताधारी, आप कांग्रेस को इतना फंड मिला, हम तो कह रहे हैं हमें जो फंड जिसने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से दिया है, एसबीआई को हम कह रहे हैं जानकारी दीजिए देश को। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड छोड़कर गया वो कौन था और उसको क्या लाभ मिला है। जानकारी क्यों ना मिले आम आदमी को? हमारी सारी जानकारी सरकार लेती है, तो हम क्यों नहीं ये जानकारी हासिल करें? हमें क्यों ना मिले ये जानकारी? डोनेशन किसने दिया? आपने दिया। माफ करना, हाँ हाँ, अरे सुनिए,
सुनिए, आतंकी ये ने पहलू नहीं दिया, आपने वो भी नहीं एक बताएंगे। सेकंड, ये पहलू सुना, आप दूसरा पहलू सुनिए। आपने नहीं दिया, कंपनियों की बात हो रही है जो करोड़ों रुपया देती हैं, 50 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़, यही बता रहे हो ना आप? तो कंपनी का जो सिस्टम है उसमें शेयर होल्डर होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। कितना लेन देन हो रहा है, क्विड प्रो एक को सेकंड, कितना, अरे, कि सरकार को इतना आगे, पैसा दे आगे, देंगे, आगे। हमारा ये काम करवा दो, ये आशंका, ये एक सवाल चीज- नहीं उठेंगे क्या? हम तो उससे पहले उसी पे अटक गए ना कि आप कह रहे हो जो हमको जानकारी दो आरटीआई क्यों में। नहीं देंगे? क्यों दें हम आपको? तो मैं क्यों जो- दूं? मेरी कमाई, Yes, yes. मेरी आमदनी, मैं नहीं देता फिर सरकार को। सुनिए सही ना, अभी आप नहीं आए हो बीच में। हाँ। अभी शेयर होल्डर आया है बीच में, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी कंपनी जो डोनेशन देती है उसकी बात हो रही है, अभी सिटीजन की बात नहीं हो रही है। कंपनी का शेयर होल्डर की पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सिर्फ कंपनी नहीं, मैं भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता हूं ना। आपकी 10 करोड़ आप का 100 या करोड़ का 50 खरीदोगे, करोड़ का। 50 करोड़ का खरीदो, 10 करोड़ का, क्या बात कर रहे हो? तो जब ये नाम ही जो- गोपनीय रखा अरे, जाएगा, अरे, मैं कर अरे, रहा हूं तो कौन रोक रहा है? दादा हम उस पे आ रहे हैं, पहले चीजों को क्लियर कर लें। आपका अधिकार बनता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, तो इसीलिए नहीं बनता, ये जी कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए एजी साहब ने कहा कि सर ये पॉलिसी सरकार ने बनाई है और ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करती है, इसलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर गेट नहीं आता है। अब उसको और एड ऑन करेंगे जब आर्ग्यूमेंट कल होगा कि भाई आप सिटीजन हैं, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, सरकारी योजना को जानिए, चीज़ों को पहचानिए, लेकिन यहाँ जहाँ तक कॉर्पोरेट फंडिंग का मामला है वो अधिकार बनता है शेयर होल्डर का, नंबर 1। और ये कांग्रेस वाली अभी मैडम बात कर रही है अलका लांबा जी, इनके टाइम में भी था। कंपनी क्या होती है? शेयर होल्डर्स का ही तो पैसा है। This शेयर is what होल्डर्स I को say. मालूम है तो शेयर कि वो होल्डर कंपनी कितने पैसे दे रही है। वो अलग विषय है, उसमें सेक्शन 293 ऑफ द कंपनीज एक्ट में होता है, उसमें बोर्ड जो डिसाइड करेगा, बोर्ड इज कंपिटेंट टू डिसाइड टेक एनी इसमें एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आरबीआई जो अब रेड उसका फ्लैग कर जवाब रहा है, अब उसका जवाब रीरूटिंग है, हवाला अब है, आप- काले का सफेद करने का अब खेल आपकी है। जो चिंता का विषय है उसका जवाब देता हूं। देखिए, कंपनी का अकाउंट बैंक में होगा, बैंक में कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, केवाईसी होता है, ये नगद तो खरीदेंगे नहीं। बैंक अकाउंट, जिस कंपनी का बैंक अकाउंट है उससे बॉन्ड खरीदे जाएंगे। तो अगर उनको लगेगा कि ये पैसा कहीं गड़बड़ वाला है तो बैंक इज बाउंड टू पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू द एजेंसीज। देखिए, ऐसे कानून ऐसे नहीं बनते, कानून के प्रॉस एंड कॉन्सिक्वेंसेस देख के ही बनाए जाते हैं। और ये जो मामले को आप आरटीआई की तरफ ले जा रहे हो, उन्होंने ठीक कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं दे और सकती। जो ये कानून 20,000 रुपए से 2,000 20,000 रुपए तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप दिखा दीजिए कि भाई लोगों ने 20,000 तक दिए, हमारे पास कोई खाते नहीं, क्योंकि कोई भैया, कानून नहीं। 2000 वो 2,000 पर लाने की वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, वो लागू नहीं हुआ। अरे सुनिए सही, 2017 में या 15 में ही ये कर दिया था कि 2000 तक का कैश देंगे। 2017 में, पर वो लागू नहीं Second, हुआ। लागू नहीं हुआ, उसके लिए इलेक्शन कमीशन विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ओहो। लेकिन एक बात और ऐड कर देता हूं, हाँ। हर पॉलिटिकल पार्टी इज बाउंड टू गिव एंड फाइल रिटर्न बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, अदरवाइज डी रजिस्टर्ड हो जाती है। देखिए, सिस्टम को खाली ब्लेम मत करिए, सिस्टम के लकूना से लोग फायदा उठाते हैं। अच्छा, सिस्टम इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। यह व्यवस्था हम ये कह रहे हैं, आम आदमी के लिए कानून अलग, राजनीतिक दलों के लिए नहीं, अलग। नहीं, ये हो ही नहीं दीवाने आम सकता। दीवाने नहीं, खास ये का नहीं खेल हो है। सकता ये, लेकिन लोकस स्टैंडर्ड तो होती है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर कोई टॉपिक सिक्योरिटी से संबंधित है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। ये के टेक्निकल मनन साहब जो ए के वाजपेयी कह रहे हैं, ये तो कि आप कंफ्यूज ही आ गए हैं। मोटी मोटी बात उन्होंने ये कही है कि ये इंडिविजुअल के राइट्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड के राइट्स, इनका घालमेल क्यों कर रहे हैं? घालमेल कर रहा हूं क्या मैं? मेरे छोटे भाई है, मैं इनके बारे में क्या कहूं। अब मैं हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, और टिप्पणी भी करना मैं पसंद नहीं करूंगा। कानून के दाता हैं, कानून दाता कह लूँ मैं इनको, वकील भी हैं, स्पोक्सपर्सन भी हैं एक पार्टी के, लेकिन मैं इनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा तो एक ही सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे ये लगी आज कि अटॉर्नी जनरल सरकार का है, पूरे भारतवर्ष का है, और अटॉर्नी जनरल एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। अटॉर्नी जनरल नंबर 1 लॉ ऑफिसर है देश का। अगर उनके मुंह से ये बात, अगर उनकी ये वाणी है कि आपको कोई अधिकार नहीं है पूछने का, तो मैं सहमत नहीं हूं उनसे।
बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर एक आम नागरिक इस देश का नहीं पूछ सकता, और वो भी जाकर जिसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने डायरेक्ट नहीं आपसे कुछ भी पूछा है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस समय उनकी पिटीशन में आधार देखा तभी नोटिस किया है, वरना सुप्रीम कोर्ट इन लिमनी उड़ा देती, कहती बिल्कुल नहीं, वी विल नॉट इंटरफियर एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क ऑल दीज थिंग्स। अटॉर्नी जनरल आते हैं नोटिस के बाद, उनको भी किसी की ब्रीफिंग है, हो सकता है अटॉर्नी जनरल इस मत से सहमत ना हो, उनका पर्सनल व्यू कोई और हो, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। उनके क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन ये होगी कि आपने ये आर्गुमेंट्स की लाइन लेनी है और ये आपको हिदायत है। मैं एग्जाम आम आदमी की पाई पाई का हिसाब और राजनीतिक फंडिंग बंद किताब। तो ऐसे भ्रष्टाचार की सफाई कैसे होगी जब तक हमारी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी ना हो, काले धन का इस्तेमाल ना हो, के मनन, तब तक ये उम्मीद करना जी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा देंगे, पूरी चर्चा ही बेमानी लगने लगती है। असल में संदीप जी, अगर आपको याद होगा, ये जो फंडिंग पहले कैश में जो होती थी ना, काला धन जो आता था पार्टियों को, उसको बंद करने के लिए ये एक निकाला गया था तरीका, और विधि पूर्वक था ये। लेकिन अब इसमें बड़े आश्चर्य की बात है, देने वाले को भी पता है किसको दिया और लेने वाले को ना पता हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक एक चीज़ का हिसाब होगा, and they should submit the report or submit the data, and absolutely you see that not only companies, even individual ने भी दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, इंडिविजुअल ने भी खरीदे होंगे, जिनके पास नंबर 2 का नंबर 1 करने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका था ये। तो ये नहीं है कि ओनली कंपनी ने खरीदे होंगे या कुछ व्यापारियों ने खरीदे हैं, ये इंडिविजुअल लोगों के पास, जिनके पास काला धन होगा, उन्होंने 1 नंबर करने के लिए ये फंडिंग जरूर करी होगी। और उनका सबका ब्यौरा, सबकी लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि किसी का कोई हिसाब किताबें नहीं है। वो मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं उस आदमी का नाम लूँगा। ये होता था, मैं चाचा ही कहते थे उनको, कि ना कोई ना खाता ना बही, जो चाचा कहे वही सही। जो केसरी कहे, सीताराम केसरी की बात कर रहे हैं, जो चाचा कहे, समझ गए ना। हाँ वही तो मैं ये नाम नहीं लूंगा, खाता ना बही, तो जो पार्टी कहे वही सही, ये कौन सा कानून का पैमाना है? और कानून की निगाह में सब बराबर होते हैं। हमसे पाई पाई का हिसाब ले लो, अपना नहीं दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? जनता क्या कह रही है, से ले लेते हो पूरा हिसाब। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग क्यों है बंद किताब। राजीव तिवारी लखनऊ वासी हैं, कहते हैं चंदे के मामले में सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में मौसेरे भाई हैं, कोई नहीं बताना चाहता। और राजन शर्मा कोलकाता वासी हैं, कह रहे हैं सरकार खुद अपना सोर्स नहीं बताती तो हमसे क्यों पूछती है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसका कुछ सलूशन मिलेगा क्या, देखते हैं। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।